डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। हमें उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आपके सामने आए हैं और वह टॉपिक है जेनेटिक्स। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे जेनेटिक्स के बारे में, आनुवंशिकी के बारे में। जेनेटिक्स क्या होता है, इसके फादर्स कौन हैं, किसका हम अध्ययन करते हैं, इन सब बातों पर हम आप लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले कहा जाता है कि पृथ्वी पर दो बातें यथार्थ सत्य हैं। पहली बात यह है, फर्स्ट पॉइंट यह है कि पृथ्वी पर जितने भी जीवधारी होते हैं वह किसी न किसी जाति से संबंध रखते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि वो जीवधारी किसी न किसी जात के सदस्य होते हैं, यानी उनका रिलेशन किसी जात से अवश्य होता है। दूसरी बात कि जितने भी जीव, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पृथ्वी पर पैदा होते हैं वो उनका शरीर मृत्यु को प्राप्त होता है, यानी नश्वर होते हैं। यानी कोई प्राणी जो है, कोई जीव जो है वो अमर नहीं होता है, यानी सभी जीवों का शरीर नश्वर होता है। ये दो बातें विशेष रूप से आती हैं और ये यथार्थ सत्य है, ये फैक्ट बात है। दूसरी बात, जेनेटिक्स जो शब्द है वो 1905 में बेटेसन के द्वारा दिया गया था। सबसे पहले हम कह सकते हैं कि आनुवंशिकी जो है उसके अंतर्गत हम जंतुओं के लक्षणों के बारे में अध्ययन करते हैं। अभी एक एक करके पॉइंट बताएंगे। माता पिता के लक्षण पुत्र में, पुत्रियों में ये स्थानांतरित होते हैं, यानी जिस तरह का पिता होगा उसके कुछ लक्षण जो है वो पुत्रों में जाते हैं, यानी जनरेशन टू जनरेशन स्थानांतरित होते हैं। तो वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं उनको आनुवंशिक लक्षण कहते हैं या हेरिडिटी ट्रेट कहते हैं। यानी वो ट्रेट कहलाते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। जैसे सपोज दैट एक पिता की भूरी आंखें हैं तो आने वाली संतानों में इसके लक्षण स्थानांतरित होंगे और पुत्र और पुत्रियों की आंखें भी भूरी होंगी। तो भूरी आंख वाले पिता की संतानें भी भूरी आंख वाली होंगी। अर्थात भूरेपन का जो ट्रेट है, जो लक्षण है, वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित हो रहा है। और आपको यह हम बताएंगे कि जो जेनेटिक्स के फादर हैं वो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। तो कुछ पॉइंट्स पे आप यहां देखेंगे, जेनेटिक्स शब्द जो है, जेनेटिक्स शब्द बेटेसन के द्वारा 1905 में दिया गया था। ठीक है। जेनेटिक्स के फादर कौन है? तो फादर ऑफ जेनेटिक्स ये हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। जेनेटिक्स के फादर कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। इनका जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था, ब्रून शहर में हुआ था। और ये ऑस्ट्रिया में ब्रून शहर में शिक्षा दीक्षा लेने के बाद एक पादरी, एक चर्च था उसमें पादरी पद पर नियुक्त हुए और पादरी पद पर रहते हुए ये पौधों से इनको काफ़ी लगाव था और यह मटर के पौधे पर, यानी पी, गार्डन पी जो मटर होता है उस पौधे पर स्टडी किए। 8 पीढ़ियों तक का अध्ययन करने के बाद जो है ये जेनेटिक्स से संबंधित तमाम नियमों और सिद्धांतों को दिए। आगे चल करके इनके जब सिद्धांत जिस समय छपे थे उस समय कोई ध्यान नहीं दिया था, लेकिन बाद में चल करके सन 1900 में 3 वैज्ञानिक थे जिसमें कि ह्यूगो डी व्रीज और एरिक वान सेरेमैक थे। इसके अलावा कार्ल कोरेंस थे। इन तीनों लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके देखा तो कहा कि नहीं,
मेंडल ने जो बातें 34 साल पहले कही है वो यथार्थ सत्य है और उनकी सिद्धांतों को, उनके बातों को मान्यता दिया गया। इसलिए आज हम ग्रेगर जॉन मेंडल को जेनेटिक्स का फादर कहते हैं। हालांकि मेंडल उस समय इस उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए जीवित नहीं थे, मरने के बाद उनको ये उपलब्धि मिली। फिर भी मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर जो है हम मेंडल को ही मानते हैं। तो यहाँ पे हमने आपको बताया फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। 1822 से 1884 इनका जीवन काल रहा है, ठीक है। साथ ही साथ कौन सा ऐसा लक्षण है, वह लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होता है, उसको हम आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। आनुवांशिक लक्षण क्या है? आनुवांशिक लक्षण, ठीक है। वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, उनको हम आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? आनुवांशिक लक्षण या ट्रेट कहते हैं। इसके बाद आता है वंशागति, ठीक है। वंशागति, हेरिडिटी। वंशागत क्या होता है? यानी आनुवांशिक लक्षणों का या ट्रेट का, आप कह सकते हैं ट्रेट का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होना, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होना ही जो है वंशागत कहलाता है, ठीक है। इसके बाद आता है जेनेटिक्स या आप कह सकते हैं आनुवांशिकी। जेनेटिक्स क्या होता है? आनुवांशिक जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आनुवांशिक लक्षणों के स्थानांतरण की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी यह ब्रांच ऑफ बायोलॉजी in which we study about transmission of trait। यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आनुवांशिक लक्षणों के स्थानांतरण की क्रिया का अध्ययन करते हैं, उसे हम जेनेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। 3 साइंटिस्ट थे, उनका नाम है, जो मेंडल का सपोर्ट किए थे अपने रिसर्च के बाद, वो कार्ल कोरेंस, इसके अलावा एरिक वान सेरेमैक और ह्यूगो डिब्रीज, ठीक है। ये तीनों जो वैज्ञानिक थे, ये सपोर्ट किए थे कि जो मेंडल ने 34 वर्ष बाद पहले जो बात कहे थे वो यथार्थ सत्य है और उनके जो भी रूल्स हैं वो सही हैं। तो इस तरह से
तमाम वैज्ञानिकों ने इनका सपोर्ट किया और मेंडल जो गार्डन पी था यानी मटर जो उद्यान मटर था उसी पर एक्सपेरिमेंट किए थे और फिर 8 पीढ़ियों तक, कितने पीढ़ियों तक, 8 पीढ़ियों तक अध्ययन किया था और उस आधार पर ये अपने कुछ नियम और सिद्धांत दिए थे। ठीक है, तो आगे फिर देखते हैं मेंडल मटर के पौधे को ही क्यों चुने थे। ठीक है, क्यों वो दूसरा पौधा भी ले सकते थे। मेंडल द्वारा 1856 से लेकर के 1868 तक यानी 8 वर्ष तक, ठीक है, पायसम सटाइवम यानी मटर पर एक्सपेरिमेंट किए थे और फिर उसके रिजल्ट को इन्होंने नियम में तब्दील किया था। तो कहने का मतलब यह है कि ये मटर के पौधे को ही क्यों लिए थे। ठीक है, मटर के अलावा अन्य पौधे पर भी अध्ययन कर सकते थे। तो बताया जाता है कि मटर में 7 ऐसे कैरेक्टर होते हैं जिसको ध्यान में रख करके मेंडल जो है इसका चुनाव किए और जो भी रिजल्ट वो उनको प्राप्त हुआ वो सफल रहा। मटर के पौधे की विशेषता होती है कि वह 3 से 4 महीने में वह अपने जीवन काल को समाप्त कर सकता है, अर्थात 3 से 4 महीने का जीवन काल होता है जो एक बरसी के अंतर्गत आता है। साथ ही साथ मटर के पौधे में उसके पौधे की लंबाई, तने की लंबाई को लेकर के देखा गया कि वेरिएशन होता है। कुछ पौधे लंबे होते हैं और कुछ पौधे बौने होते हैं। साथ ही साथ पुष्प के रंग को भी देखा गया। तो इन तमाम 7 कैरेक्टर्स जो आपको इस चार्ट के माध्यम से हम बता रहे हैं, एक चार्ट यहाँ पे बनाए हैं, जिस चार्ट के माध्यम से मटर के पौधे का चुनाव करने का मेंडल का मुख्य कारण यही था। ये जो पायसम सटाइवम है, पायसम सटाइवम, इसका मुख्य कारण यही था, ठीक है, कि इन 7 कैरेक्टर्स को ध्यान में रखा गया और ये 7 कैरेक्टर्स जो है वो बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए इनको रखा गया। कौन कौन ये 7 कैरेक्टर्स थे? तो एक चार्ट में हम आप देख रहे हैं कि ये लक्षण, ये ट्रेट को दिखाया गया है कि ये ट्रेट है। दूसरा है प्रबल यानी डोमिनेंट कैरेक्टर होता है और तीसरा ये कंडीशन जो है आपकी अप्रबल की या रिसेसिव की होती है। मटर के पौधे में सबसे पहले फूलों का रंग यानी फ्लावर्स जो कलर होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। एक कलर जो बैगनी होता है, पर्पल होता है, वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, यह प्रभावी लक्षण होता है, और दूसरा है सफेद रंग का पुष्प होता है जो अप्रभावी होता है, जो रिसेसिव कैरेक्टर होता है मटर के अंदर। दूसरी जो कंडीशन है फूल की स्थिति, जो पुष्प की कंडीशन होती है, जो उसका लोकेशन होता है, उसके बारे में फ्लावर पोजीशन को दिखाया गया है। फ्लावर पोजीशन अक्षवर्ती होता है यानी प्लांट्स के तने के अक्ष से निकले हुए पुष्प होते हैं, एक्सिलरी इसको बोलते हैं। साथ ही साथ अक्षीय जो रिसेसिव कैरेक्टर होता है, अक्षीय यानी टर्मिनल अक्षीय होता है। तो एक डोमिनेंट कैरेक्टर है और दूसरा क्या है, रिसेसिव कैरेक्टर है। तीसरी कंडीशन है तने की लंबाई, स्टेम हाइट, यानी मटर के पौधे में कुछ पौधे के तनों की लंबाई अधिक होती है और कुछ बौने किस्मों के होते हैं। तो एक टाल प्लांट होता है जिसको कि हम डोमिनेंट कैरेक्टर बोलते हैं या प्रभावी लक्षण बोलते हैं, और दूसरा जो है ड्वार्फ प्लांट है जो छोटा जिसको बोलते हैं, जिसकी साइज जो है वो छोटी होती है। तो इस तरह से ये डोमिनेंट है, रिसेसिव है, ये प्रभावी है या अप्रभावी है। फली का रंग, जो फली है लेग्यूम है, उसके कलर को भी आप देखेंगे कि इसमें डिफरेंस होता है, वेरिएशन होता है। एक फली जो है हरे रंग की होती है जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, और एक फली पीले रंग की होती है जो रिसेसिव या अप्रबल कैरेक्टर होता है, अप्रबल गुण होता है।
पकी हुई फली की आकृति, क्या कहा हमने, पकी हुई फली की आकृति यानी पॉड शेप जो होता है। एक कह रहा है कि डोमिनेंट कैरेक्टर जो इनफ्लेटेड होता है यानी फूली हुई होती है, और दूसरा जो है सिकुड़ी हुई होती है यानी सिकुड़ा कैरेक्टर होता है उसका, तो उसको हम कॉन्स्ट्रिक्टेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्स्ट्रिक्टेड। इसके अलावा जो छठवां कैरेक्टरिस्टिक्स आता है बीजों की आकृति यानी सीड शेप, किस तरह के बीज होते हैं, उनका शेप क्या होता है, उनकी आकृति क्या होती है। तो एक बीज जो है राउंड होता है यानी गोल होता है, और गोल बीज जो है डोमिनेंट कैरेक्टर को शो करता है, प्रभावी गुण को प्रस्तुत करता है। दूसरी जो कंडीशन आती है झुर्रीदार की यानी सिकुड़ा हुआ बीज होता है, ये राउंड नहीं होता है और सिकुड़ा हुआ होता है, इसको हम रिंकल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिंकल्ड। इसके बाद लास्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स इन्होंने काउंट किया था वो बीज का रंग होता है यानी कलर ऑफ सीड, यानी बीज किस आकृति का होता है, किस शेप का होता है, उसके किस रंग का होता है, किस कलर का होता है। तो पीला, एक बीज जो होता है मटर का पीला होता है यानी येलो, और दूसरा बीज जो होता है हरा होता है यानी ग्रीन। यानी पीला जो होगा वो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा, और जो हरा होगा वो रिसेसिव या अप्रबल कैरेक्टर होगा। तो इन गुणों के आधार पर मेंडल का जो चुनाव था, मेंडल जो मटर के पौधे का चुनाव किए थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा, और इस चुनाव के बाद उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो एक्सपेरिमेंट भी सफल रहे, आज भी उसको पूर्ण रूप से मान्यता दी गई है। अब हम बात करेंगे कि एक संकरण या हाइब्रिडाइजेशन, ये आगे जो है लॉ ऑफ डोमिनेंस जो 3 रूल दिए थे उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही। मेंडल के द्वारा जो एक्सपेरिमेंट किए गए थे, मेंडल्स की हिस्ट्री के बारे में हमने बताया, क्यों मटर के पौधे को वो लिए थे इसके बारे में हमने चर्चा किया, मटर के पौधे की क्या विशेषता होती है उसके बारे में हमने चर्चा किया। तो इस चार्ट को आप ध्यान में रखेंगे, और इस चार्ट को एक तरह से जो 7 कैरेक्टर्स हैं उसको आप जरूर देखेंगे, ताकि आपको आगे किसी तरह के नियम्स जब हम लोग स्टडी करेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है, तो आज बस इतना ही। आने वाले समय में हम लॉ ऑफ डोमिनेंस पर, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पर, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पर, इनकम्प्लीट डोमिनेंस पे अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आएंगे। बस आप देखते रहिए और वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। आज बस इतना ही। थैंक्स फॉर ऑल।